विषयों के साथ अलग अलग विषयों के साथ गणित का क्या संबंध है, विद्यालय में गणित शिक्षण का इतिहास, विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित की आवश्यकता, महत्व और स्थान, गणितीय कथन की प्रमाणिक प्रक्रिया, उत्तीर्ण उदाहरण, गणित में सृजनात्मक चिंतन, गणित में सुरुचि समझ, गणित और समाज और कुछ महान गणितज्ञों का योगदान गणित के अंदर क्या है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है प्रस्तावना। विद्यालय में प्रस्तावना के अंदर क्या बताया गया है, प्रस्तावना के अंदर बताया गया है कि एक विद्यार्थी की प्रगति तब होती है जब वो क्या है, अगर पढ़ना लिखना और बोलना और सुनना अगर चारों चीज़ें एक साथ सीखता है तो तभी क्या होता है, उसकी प्रगति मानी जाती है। इन्हें पाठ्यक्रम की योजना का आधार माना जाता है और गणित की शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए ताकि वह चिंतन करना सीख जाए, अमूर्त चीज़ों को सोचना सीख जाए, उनको व्यवहार में लाना सीख जाए, समस्याओं को हल ढूंढना सीख जाए, उनका बोध का मीनिंग क्या है, जो ज्ञान उसको पहले से है ना, किसी भी वस्तु के बारे में थोड़ा बहुत उसको वो जो प्रयोग के अंदर लाता है या उसका विस्तृत वर्णन कर पाता है उसको हम बोध बोलते हैं। तर्क वितर्क, जब शिक्षक और छात्र एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, क्वेश्चन पुट करते हैं ना, उसको बोलते हैं तर्क और वितर्क। विश्लेषण, स्पष्टीकरण आदि की क्षमता उसके अंदर विकसित हो जाएगी ना, तो इट मीन्स क्या है, गणित पढ़ाने का उद्देश्य क्या हो गया, सक्षम हो गया। उसके बाद अगला देखिए, तो हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि गणित को किस प्रकार से पढ़ाया जाए, इसे कैसे पढ़ाया जाए, किस प्रकार से सिखाया जाए ताकि गणित के साथ छात्रों की रुचि बन जाए। और इसकी शिक्षा देने से पहले ये जानना अति आवश्यक है कि गणित की प्रकृति कैसी है, अन्य विषयों के साथ हम उसको किस तरह से इंटररिलेट कर सकते हैं, गणित का महत्व क्या है, उसकी आवश्यकताएं क्या है, उसके अंदर हम कौन कौन से उदाहरण देकर बच्चों को समझा सकते हैं। उसके बाद देखिए गणित के उद्देश्य के अंदर क्या है, उद्देश्य के अंदर है सबसे पहले गणित को समझना, उसको गणित को अन्य विषयों के साथ जैसे साइंस के साथ, हिंदी के साथ इंटर रिलेट करके पढ़ाना, गणित शिक्षण के इतिहास के बारे में जानना, विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित की आवश्यकताओं, महत्व व स्थान के बारे में समझकर बता सकना, गणित में रचनात्मक चिंतन एवं सुरुचि पूर्ण समझ के बारे में जानना, गणित और समाज को एक दूसरे के साथ जोड़ना। उसके बाद अगला देखिए, गणित का नेचर क्या है, गणित की प्रकृति कैसी होती है। गणित का ज्ञान विषयों में हम कहीं भी चले जाए, गणित का ज्ञान क्या है, विषयों के अंदर हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा। इसके अंदर बताया गया है कि गणित विषय की प्रकृति पाठ्य वस्तु पर निर्भर करती है कि पाठ्य पुस्तक किस प्रकार की है। और गणित का ज्ञान हम कहीं भी चले जाए, विषयों के अंदर क्या है, हम जिस तरह से अपने देश के अंदर जीरो लिखते हैं, विषयों के अंदर कहीं भी चले जाए जीरो को वैसे का वैसा लिखा जाएगा। तो ये माना गया है कि गणित का ज्ञान पूरे विषयों के अंदर क्या है, समान है, वो कहीं भी बदलता नहीं है, किसी भी स्थान पर किया जा सकता है। और किसी चीज़ का भी सत्यापन हम कहीं भी कर सकते हैं। 3 के अंदर 2 जोड़ेंगे और 2 के अंदर 3 जोड़ेंगे या 3 को 2 से भाग करेंगे तो जब रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। इस चीज़ को हम कहीं भी जाकर प्रमाणित कर सकते हैं। गणित की अपनी क्या होती है, एक भाषा होती है जिसको हम क्या कर सकते हैं, सुपरिभाषित, उपयुक्त और स्पष्ट कर सकते हैं। गणित की अवधारणाएं अमूर्त होती हैं, मतलब कि हम इसके अंदर क्या है, चीज़ों को मूर्त नहीं देख सकते, वो क्या होती है, अमूर्त है। जैसे 3 के अंदर 2 जोड़ेंगे तो 5 ही मिलेगा। गणित के अवधारणा तार्किक संबंध होते हैं। तार्किक मतलब कि इनके अंदर क्या होते हैं, हम जैसे यूक्लिड एक्सियोम है वो हमेशा क्या है, एक श्रेणी के अंदर रहती है। तो इसी प्रकार से गणित की एक क्रमबद्ध श्रेणी के अंदर होती है। गणित की अवधारणाएं क्रमबद्ध श्रेणी के अंदर होती है। हम यह निश्चित रूप से बता सकते हैं कि यह गोल है, यह ट्रायंगल है, ये सर्कल है, और हम उसको क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते संगत ढंग से चिंतन, बोध, तर्क, वितर्क, स्पष्टीकरण, संश्लेषण कर सकता है। गणित की पाठ्य वस्तु विषय रूप में संख्या, स्थान, मापन आदि गणित के आधार हैं। इसमें वस्तुओं के संबंध में संख्यानात्मक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। गणित के अंदर जो नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, सूत्र होते हैं, सभी स्थानों पर एक समान होते हैं, चाहे वो हमारा इंडिया हो या इंग्लैंड हो, वो सारे क्या होंगे, समान रहेंगे। गणित में अमूर्त प्रत्यय, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट और कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट क्या है, परिवर्तित होते रहते हैं। गणित या अवधारणाओं में सीरीज होती है। गणित विज्ञान विभिन्न शाखाओं में अध्ययन में सहायक नहीं है, बल्कि उनकी प्रगति और संगठन की आधारशिला भी है।
गणित में मुख्यतः मौलिकता होती है, स्पष्टीकरण होता है, परिणामों निश्चित होते हैं, सत्यापन होता है और सरलता होती है। तो ये सब क्या थे, गणित की प्रकृति थी। अलग अलग विषय के साथ संबंध क्या है, देखिए गणित का विज्ञान के साथ किस तरह से संबंध है। गणित और विज्ञान का संबंध, विज्ञान में सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक दोनों प्रकार के ज्ञान गणित पर ही आधारित होते हैं। विज्ञान के अंदर जो सिद्धांत होते हैं या हम किसी भी प्रयोग करके देखते हैं, वो दोनों ज्ञान किसके ऊपर आधारित होते हैं, गणित के ऊपर होते हैं। विज्ञान की विभिन्न शाखाएं, जैसे क्या हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जीव विज्ञान हो गया आदि, इन सब का क्या है, गणित से गहरा संबंध है। आइए विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का अध्ययन करेंगे। जैसे भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान के अंदर क्या है, हमें कुछ भी प्रूव करना है या कोई भी नियम देना है, हम किसी भी राशि को ये बोलते हैं ये वेक्टर है, ये स्केलर है। गणित के अंदर क्या है, किसी चीज को एक्सेलरेशन, उसकी वेलोसिटी आदि को डिफाइन करना है, तो उसके अंदर क्या होता है, फिजिक्स के अंदर हम किसका यूज करते हैं, मैथ का यूज करते हैं। उसके केमिस्ट्री के अंदर क्या है, सूत्रों के लिए सामान्यकरण एवं सिद्धांत। जैसे हमें क्या है, अगर किसी भी कंपाउंड का फार्मूला लिखना है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, गणित का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने लिखना है NaCl, तो NaCl में एक Na है और एक क्या है, Cl है, Na2CO3। ये सब को लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, गणित का प्रयोग करते हैं। जीव विज्ञान के अंदर भी क्या है, शरीर की कोशिकाओं की संख्या को गिनने के लिए, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए, हार्ट बीट को मेजर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, गणित का प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखिए उसके अंदर सामाजिक विज्ञान के अंदर गणित का किस तरह से प्रयोग किया जाता है। गणित और सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के अंदर, भूगोल के अंदर, इतिहास के अंदर, पर्यावरण के अंदर क्या है, हम गणित का प्रयोग किस तरह से करते हैं। सामाजिक विज्ञान के अंदर किसी भी लड़ाई का जो सन है उसके बारे में बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, गणित का प्रयोग करते हैं। भूगोल के लिए गणित का होना अत्यंत आवश्यक है। इसका प्रयोग मजबल की दूरी मापने के लिए, क्षेत्रफल बताने के लिए, पृथ्वी का आकार बताने के लिए, देशांतर बताने के लिए, समय मानचित्र, पृथ्वी की दैनिक वार्षिक गति, दिन रात, विभिन्न देशों की जलवायु को डिफाइन करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, गणित का प्रयोग करते हैं। उसके बाद पर्यावरण अध्ययन में भी गणित का होना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि हमारे देश में दिन प्रतिदिन पर्यावरण की घटनाएं घटती रहती हैं, कहीं पर टेम्परेचर बढ़ता रहता है, प्रदूषण की समस्याएं बढ़ती रहती हैं। वाहनों से निकलने वाले धुएं की जांच करने के लिए, फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं की जांच करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, गणित का प्रयोग करते हैं। गणित और भाषा, प्राचीन काल से ही गणित का प्रयोग किया जा रहा है। भारत में कई प्रकार की भाषाएं होती हैं, जैसे क्या हो गया, हिंदी भाषा प्रमुख भाषा है जो संपूर्ण भारतवर्ष में बोली जाती है। हिंदी भाषा भी गणित का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। दोहरा, चौपाई, सवारी, व्यंजन आदि की मात्राओं को गिनने के लिए गणित का प्रयोग किया जाता है। तो हिंदी के अंदर भी हम कैसे है, गणित का प्रयोग करते हैं। उसके बाद सामान्यतः ब्याज की गणना करना, लोन संबंधी विभिन्न गणनाएं, प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा, वर्तमान उत्पाद, लागत का निर्धारण, लागत का विश्लेषण आदि में किसका प्रयोग किया जाता है, गणित का प्रयोग किया जाता है। गणित और शाखांकी गणित का भी एक अभिन्न अंग है। हम कह सकते हैं कि गणित एक शाखांकी एक दूसरे के पूरक होते हैं। शाखांकी में प्रयोग किए जाने वाले, जैसे ग्राफ के अंदर शाखांकी होता है जो स्टैटिक्स होती है, उसके अंदर भी किसका प्रयोग किया जाता है, गणित का प्रयोग किया जाता है। जैसे जब हम डाटा और चार्ट हो गया, तालिका सूत्र हो गया, उसके अंदर क्या है, ला आदि गणित का प्रयोग किया जाता है। उनको एकीकरण करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए, उनकी गणना करने के लिए, निष्कर्ष निकालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, गणित का प्रयोग किया जाता है। गणित शिक्षण का इतिहास बहुत ही पुराना है। लगभग हम ये मान सकते हैं कि 10,000 पूर्व आदि मानव ने जब खेती करनी और पशुपालना आरंभ किया था, तो पहले हम ये मानते थे कि जो इंसान था वो क्या है, एक जगह रुककर अपना जीवन यापन नहीं करता था। लेकिन 10,000 वर्ष पूर्व जब इंसान क्या है, एक जगह रुककर खेती करने लगा, पशुओं का काम करना उसने शुरू कर दिया, उन्होंने पशुओं की गिनती करना शुरू कर दी, भूमि को मापना शुरू कर दिया, समय की जानकारी, उपज का हिसाब आदि लगाना शुरू कर दिया। तो तब से क्या है, गणित प्रयोग में किया जाने लगा। इसके लिए उन्होंने दीवारों या फर्श पर कोयले या पत्थर से रेखाएं खींचनी शुरू कर दी। क्या करने के लिए, हिसाब लगाने के लिए।
अतः विभिन्न जानकारियों को गिनना अथवा लेखा जोखा रखने के लिए अनेक पद्धतियों का विकास हुआ। वर्तमान समय में विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण के लिए 2 संख्या प्रणाली प्रचलित है। मतलब कि गणित को हम लिखने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उनके अंदर मेनली हम 2 संख्या प्रणालियों का प्रयोग करते हैं। एक तो हिंदू अरेबियन, एक तो कौन सी है, हिंदू अरेबियन अंक पद्धति, एवं दूसरी कौन सी है, रोमन पद्धति। देखिए जब अंकों को हमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, ये तो है हिंदू अरेबियन। जब हमें ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, ये तो क्या है, हिंदू अरेबियन। और जब हम उन्हीं संख्याओं को इंग्लिश के अंदर लिखते हैं ना, इंग्लिश अल्फाबेट का यूज करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रोमन पद्धति। उसको क्या बोलते हैं, रोमन पद्धति। तो इस तरह से आज के टाइम में विद्यालयों के अंदर जो शिक्षा प्रणाली प्रचलित है वो 2 तरह की है। एक तो हिंदू अरबियन और दूसरी कौन सी है, एक तो हिंदू अरबियन और दूसरी कौन सी है, रोमन। तो परंतु वर्तमान यह प्रणाली शून्य से प्रारंभ हुई है। पूर्व में हिंदुओं द्वारा प्रयोग में लाई गई प्रणाली हिंदू अरेबियन अंक पद्धति क्या है, वो अंक पद्धति है जो हिंदुओं द्वारा प्रयोग में लाई गई थी। परंतु वर्तमान में यह प्रणाली शून्य से प्रारंभ होती है। शून्य का प्रयोग सर्वप्रथम सबसे पहले शून्य का प्रयोग किसने किया था, ब्रह्मगुप्त ने किया था। जिस स्थान पर संख्या का कोई मान नहीं होता, जहाँ पर संख्या का कोई भी मान नहीं होता, उस स्थान पर शून्य लिखा जाता है। शून्य का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, ब्रह्मगुप्त ने किया था। इस हिंदू अरबियन अंक पद्धति के अंदर 0 से लेकर 9 तक 10 संकेतों के माध्यम से एक विशिष्ट नियम के अंतर्गत इकाई, दहाई, सैकड़ा आदि स्थानों के अनुसार लिखा जाता है अंकों को। उसके बाद है हमारे पास के अंदर क्या होता है, किसी भी बड़ी संख्या को लिखने में कठिनाई होती है। अब रोमन पद्धति का उपयोग नाम मात्र ही होता है। रोमन पद्धति में किसी भी अंक का मान उसकी स्थानिक स्थिति पर निर्भर करता है कि वो किस स्थान पर प्रेजेंट है, उसके ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। बड़ी संख्या को लिखना बहुत ज़्यादा कठिन होता है, इसका प्रयोग नाम मात्र ही किया जाता है। हिंदू अरबियन अंक पद्धति को अंकों में अपने स्थान को आगे के स्थान की ओर आगे से उसके मान के 10 गुना होने वाली वृद्धि और कमी के कारण हम बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या लिख सकते हैं। यह विशेषता और किसी अन्य प्रणाली के अंदर नहीं है। हिंदू अरेबियन अंक पद्धति श्रेष्ठ वैज्ञानिक एवं उपयोग है। हिंदू अरेबियन अंक पद्धति अंक सदैव एक ही क्रम में रहते हैं, जैसे 5 हमेशा 4 के बाद ही आएगा और 9 हमेशा 8 के बाद ही आएगा। संख्याओं के विकास के साथ उसकी तुलना भी कम और अधिक अवधारणा से विकसित हुई है। वस्तुओं को बार बार मिलाने की अवधारणा से जोड़ और 2 वस्तुओं से कोई वस्तु कितनी कम है से घटा की अवधारणा विकसित हुई है। वेद है, उपनिषद ग्रंथ है। ग्रंथों के अंदर, वेदों के अंदर, उपनिषदों के अंदर गणित का एक प्रमुख स्थान है। प्राचीन काल में ज्योतिषी हैं जो यज्ञ आदि के लिए गणित का उपयोग करते थे। अतः गणित को गणना का विज्ञान आई थी शून्य और डेसिमल पद्धति। उसके बाद इस काल को प्रादि या संख्य तक का उल्लेख मिलता है। उसके बाद है मध्यकाल। मध्यकाल के अंदर 3 काल। पूर्व मध्यकाल के अंदर किसका व्यापक प्रयोग किया गया, ट्रिग्नोमेट्री का। मध्यकाल के अंदर किसका प्रयोग किया गया, इसको मैथ का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इसके अंदर आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त, महावीर आदि गणितज्ञों ने गणित के विकास में अपना अमूल्य योगदान दिया था। उसके बाद नारायण, पंडित नीलकंठ और कमलाकर, सम्राट जगन्नाथ आदि के द्वारा अंक पद्धति, रेखागणित, ज्योमेट्री आदि पर महत्वपूर्ण गणित ग्रंथों की रचना की गई। तो ये है हमारी आज की फर्स्ट क्लास। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।